राम राम दोस्तों। कुछ ज्यादा नहीं हो गया आज? तो आप में से किसी का भी डीएस अभी तक खत्म नहीं हुआ? स्टार्ट ही नहीं हुआ? चलो शुरू करते हैं डीएस से, है ना भाई? तो ध्यान से सुनना भाई। इकलौता सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन लिमिटेड है। करीबन करीबन 30 क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े। 30 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो 30 में से 20 क्वेश्चन की तो वैल्यू भी चेंज नहीं करते। हम बस वही 30 पढ़ूंगा। हमें वो 30 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, बोले तो 30 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक? हर टॉपिक पर वो एक क्वेश्चन। ठीक है। हम लोग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं। एग्जाम जितने भी हुए हैं आज तक, डीएसए के ऊपर कोडिंग नहीं पूछते ये लोग। ठीक है ना? तो आप लोगों को सेफर साइड में है। टॉपिक आपका इजी हो गया क्योंकि कोड बनाना नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर थोड़ा सा बैठना है, समझना है, डाउट हो तो पूछना है। एक बार में सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबको एक बार में समझ में आ जाए। कुछ लोगों को आएगा, कुछ को नहीं आएगा। जिसको नहीं आएगा वो तुरंत पूछ लेना। आपको पास करवाने में, 40% दिलवाने में सबसे बड़ा योगदान दो सब्जेक्ट का होगा। एफओसी का और दूसरा डीएसए का। क्योंकि इनके क्वेश्चन सबसे सटीक और आसान और फिक्स होते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर किसी पर कोई भरोसा मत करना। थोड़ा सा भी कॉमा आगे पीछे हो गया तो गए काम से आप लोग। ठीक है ना? तो प्रोग्रामिंग मैंने ही पढ़ाई है, जबकि मैं भी आप पर भरोसा नहीं करता। क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखने में दोस्तों हमें कई साल लग गए। हाँ, ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डीएसए आपको अच्छा से पढ़ना है। क्या मैं शुरू करूं? और कुछ लोगों से निवेदन है कि वो लोग कभी नहीं बोलते, वो सोचते हैं घर जाकर पढ़ लूंगा, वो नहीं पढ़ पाते। तो आपको क्लास में ही समझना है, क्लास में ही याद करना है। तो सबसे पहले तो नए पेज पर हेडिंग लगा लें, डीएसए। क्या लगा लें? चलिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है दोस्त? बताइए डीएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। हमारा पहला काम होता है इस सब्जेक्ट के नाम को समझना। आखिर ये सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, इस पूरे सब्जेक्ट में होगा क्या, पहले वो समझ लो, ताकि आने वाली क्लासेस में आपको पता चले कि हमें क्या क्या करने के लिए बोला जा रहा है। साथ साथ दोहराइए, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, दो अलग अलग सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? दो। ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं। जैसे सीओए, सीओए की फुल फॉर्म याद है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड, ये दो टॉपिक है, दो सब्जेक्ट है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हार्डवेयर को बनाना। आईसी वाईसी की बातें होती है, गेट की बातें होती है। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग बातें करते हैं सीपीयू की या कंप्यूटर की वर्किंग की। दोनों में रात दिन का फर्क है। इन दोनों टॉपिक को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया। वैसे यहां पर दोनों टॉपिक को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया। पर ये दोनों टॉपिक किससे जुड़े हुए हैं वो समझने के लिए पहले हमें समझना होगा सॉफ्टवेयर को। किसको समझना होगा? साथ साथ दोहराइएगा, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। दुनिया में, दुनिया में जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम है, उनमें केवल दो ही चीज है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर की बात कर ले, किसी भी प्रोग्राम की बात कर ले, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक ही शब्द है। तो इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे सॉफ्टवेयर में आपके पास केवल दो ही चीज है जिसको हमें समझना या याद करना है। तो बताइए ये किस भाषा का प्रोग्राम है? सी का या सी प्लस प्लस का? दोनों में ही वाइड मेन होता है। तो ये है प्रोग्राम। अब सावधानी से सुनना, बोलो। दुनिया के किसी भी प्रोग्राम के दो भाग होते हैं। कितने भाग?
एक कहलाता है इंस्ट्रक्शन, क्या कहलाता है? एक कहलाता है डेटा, क्या कहलाता है? बस ये दो ही चीजों से मिलकर बनता है कोई भी सॉफ्टवेयर, तभी आपका काम होता है, नहीं तो काम नहीं होगा। मुझे देखकर बताइएगा यहां पर डेटा कौन है? डेटा कौन कौन है? डेटा यहां पर है आपके पास में तीन। कितने डेटा है? तो डेटा कैसे पहचानते हैं पहले ये समझ लो, साथ साथ दोहराइए। डेटा वह है जिस पर कार्य करना है। हमें काम किस पर करना है उस चीज को कहते हैं डेटा, और काम कौन करेगा उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल इस वाली लाइन को देखिएगा, ये पूरी लाइन कहलाती है इंस्ट्रक्शन। क्या कहलाती है? और इस इंस्ट्रक्शन में मैंने यहां पर क्या काम में लिया है? डेटा। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि साहब यहां पर कोई ऑपरेशन या कोई कार्य करो, तो बताइए मैंने ए और बी के साथ में क्या काम किया है? जोड़ने का या घटाने का? किसके साथ? ए और बी को जोड़ना। तो हमारे इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये जो लाइनें दिखती है ना, इन लाइनों को कहते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं ऐसे लिखकर। चलिए काउंट करते हैं, बोल लो। पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा और चौथा। तो हमारे पास कितनी लाइनें हैं? तो हम लोग बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लाइनें कितनी है, तो हम लोग लिखेंगे 4 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? अब ये चारों लाइनों का काम जो है, जिस डेटा पर काम कर रहे हैं वो डेटा कितने हैं? 3। कौन कौन से डेटा है? ए बी सी, ये डेटा कहलाता है। चलिए इसको एक आम भाषा में समझते हैं कि दुनिया में हर काम को करने के लिए कितनी चीज चाहिए? 2, इंस्ट्रक्शन और डेटा चाहिए। चलिए यहां हम लोग बात करते हैं। ओहो, एक मैं आपको हिंट दे देता हूं। डीएससीपी की फुल फॉर्म घोट के चले जाना। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है ना भाई? ये क्वेश्चन आवेगा। और फिजिकल एड्रेस कही है ना, ये वाला। अड़तालीस सही है? कितने बिट है ये? 48 है। काउंट करो कितने ये? हेक्साडेसिमल। अरे भाई क्या पूरा कंप्यूटर साइंस की आप भूल गए पूरा। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत आसान है। बताइए ये किस फॉर्म में, डेसिमल या हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल में हर नंबर को या हर बिट को, कोई भी नंबर हो चाहे कोई भी अल्फाबेट हो, इसको हम लोग कितने के जोड़े में लिखते हैं? 4 के जोड़े में। याद है ना आपको? सर मेरा 5 हो हेक्साडेसिमल का, चाहे ए हो चाहे एफ हो, हमें कितने के जोड़े में लिखना होता है? तो यहां पर 4 और 4 कितनी बिट हो गई? बोलो 8, 16। क्या कर रहे हैं? जोरदार गणित है। बोलो 8, 16, 8 प्लस 16 प्लस, अरे रुको, बहुत बड़ी अच्छी गणित है। बोलो। हाँ, 8 एकम, 8 दूनी, 8 तिये, 8 चौके, 8 पंजे, 8 संग। ये लो भैया, ऐसे निकलता है। तो डरने की जरूरत नहीं, आप जो भी पढ़ते हो ना सब कुछ वेरीफाइड है। ठीक है ना? तो ऐसे निकल जाएगा। तो अगर आपने किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो उसको समझ लो, क्योंकि भाषा घुमा दी जाएगी। कल को मैं अगर आपको ये देखकर पूछूंगा कि ये एड्रेस कौन सा है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहना साहब ये हेक्साडेसिमल है और ये 4 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो एक जोड़े के लिए 8 बिट हो गई। काउंट कर लो टोटल कितनी बिट आ रही है? 48 बिट आ रही है। तो ये पक्का मैक एड्रेस है, जिसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, घोटो मत, समझ लो भाई। ये कोई राजस्थान हिस्ट्री नहीं कि घोट के चले गए। समझ लो कि 48 बिट को कैसे वो खेल खेलता है। चलिए इसको बंद करते हैं। अब इस भारी थोड़ा सा जो हो गया हमारा सिनेरियो, इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ मूड आपका। एक मूवी दिखा दूं क्या? हाँ, हटाए नहीं मारकर। चलो मूवी, अरे ये, चलो
यूट्यूब चला दूं, लेकिन मैं अगर इंटरनेट बंद कर दूं तो यूट्यूब चल जाएगा क्या? मेरे पास में मान लो कोई मीडिया प्लेयर है, ठीक है। हम्म। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका काम है मूवी या गाने चलाना। क्या अभी ये मूवी या गाने चला रहा है क्या? किसकी कमी है? ये आपके पूरा इंस्ट्रक्शन है, पर ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको क्या ना दे दो, डेटा। डेटा बोले तो फाइल। तो अगर आप लोगों ने कभी भी कोई भी म्यूजिक प्लेयर चलाया है, तो म्यूजिक प्लेयर जैसे आपने वीएलसी सुना है, ये वीएलसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ लाइनों का समूह है, लेकिन काम करने के लिए इस वीएलसी को एक फाइल चाहिए होगी, हाँ है ना? मूवी की फाइल चाहिए तभी ये काम करेगा। तो ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये दुनिया में हर जगह वैलिड है। अब क्वेश्चन क्या बनता है वो समझ लो, साथ साथ बोलो। किसी भी प्रोग्राम के दो भाग होते हैं, इंस्ट्रक्शन और, बोलो इंस्ट्रक्शन को, या इंस्ट्रक्शन, बोलो इंस्ट्रक्शन। यह बताता है कि कार्य क्या करना है। इंस्ट्रक्शन क्या बताता है? बोलो डेटा यह बताता है कि कार्य किस पर करना है। क्या आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया? तो बताइए मूवी कौन चलाएगा? ये चलाएगा ना भाई, अपना वीएलसी प्लेयर या जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए। चाहे आप इस प्रोग्राम को देख लो, चाहे इसको देख लो, चाहे वीएलसी को देख लो, सब जगह एक ही कहानी है। बोल लो इंस्ट्रक्शन किसको दर्शाता है? तो आप लोग कह सकते हो ये किसको दर्शाता है? ऑपरेशन किसको दर्शाता है? और ये किसको दर्शाता है? ऑपरेंड्स किसको दर्शाता है? प्रोग्रामिंग में, बोलो प्रोग्रामिंग में, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में इंस्ट्रक्शन को इन्हें स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो डेटा को, डेटा को, डेटा को वेरिएबल कहा जाता है। क्या आपको ये दो चीज क्लियर हो गई? पर हमारा सब्जेक्ट का नाम हमें समझना है। किसका नाम? अब मुझे बताइए अच्छा प्रोग्राम कैसे बनेगा? मैं अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं, तो मुझे किन किन चीजों को संभालना है? केवल इंस्ट्रक्शन को संभालना है या डेटा को? दोनों को संभालना है। बोलो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से लिखना, शॉर्ट में लिखना, फास्टर लिखना, अच्छे से लिखना, यह एल्गोरिथम बताएगा। तो एल्गोरिथम आपको एक ही चीज समझाता है कि भैया इंस्ट्रक्शन को बेटर ढंग से कैसे लिखें। इंस्ट्रक्शन को बेहतर ढंग से कैसे लिखे, ये कौन समझाता है? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की जब भी चर्चा होती है तो आपका ध्यान हमेशा इंस्ट्रक्शन को कम करने में या अच्छा करने में होता है ना? फिर आते हैं डेटा को क्या कहते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास में दो मेडिकल की शॉप है, शॉप ए और शॉप बी। और आप कोई भी मेडिकल शॉप पर जाते हो तो वहां पर दवाइयां कितनी होती है? अंदाजन लाखों दवाइयां होगी। ए ने क्या कर रखा है? सारी दवाइयां एक कट्टे में भर दी है। लाखों दवाइयां कहां भर दी है? एक कट्टे में। और बी ने क्या किया है? लाखों दवाइयों को रैक बनाकर रख दिया है, और यहां लिख दिया है फीवर, न्यूरो, ऑर्थो। और यहां पर फीवर की दवाइयां, न्यूरो की दवाइयां, ऑर्थो की दवाइयां, हड्डियों की। ठीक है, इसके पास भी सेम दवाइयां हैं, इसके पास भी सेम दवाइयां हैं। यहां पर दवाइयां अरेंज नहीं है, यहां दवाइयां अरेंज है। अब मुझे बताइए आप किस दुकान से लेना पसंद करेंगे? ए में दिक्कत क्या आ रही है? टाइम लगेगा। टाइम नहीं, टाइम लगेगा। नहीं, कोई सस्ती नहीं देता। अगर हमारे रिश्तेदार की दुकान भी, वो भी सस्ती नहीं देगा तो दूसरा तो कोई देगा नहीं। तो मुझे बताइए अगर सस्ती भी देगा तो लल्ला 5 घंटे खड़े रहोगे क्या 1 रुपए के सस्ते के चक्कर में? कितना फर्क पड़ेगा? ऐसा तो है नहीं कि एक जना 1 रुपए ले रहा है, एक जना 10 10 लाख रुपए ले रहा है। एक जना 1 रुपए लेगा तो दूसरा 2 रुपए लेगा। तो 1 रुपए के लिए 10 10 घंटा वेट करोगे क्या?
तो बोलो, डाटा को अरेंज रखना ज्यादा अच्छा है या अनऑर्गेनाइज रखना? अरेंज रखना ज्यादा अच्छा है। तो डाटा की जब भी बात होगी तो बताइए यहां पर कौन सा सब्जेक्ट जिम्मेदार होगा? डेटा स्ट्रक्चर। कौन जिम्मेदार होगा? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मुझे अपने इंस्ट्रक्शन को सही रूप से, अच्छे रूप से लिखना है तो कौन सा सब्जेक्ट मुझे समझाएगा? एल्गोरिथम। और डेटा को सही रूप से रखना है, अच्छे रूप से रखना है तो कौन समझाएगा? डेटा स्ट्रक्चर। जब ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक बेहतर प्रोग्राम बनता है। इसीलिए ये दोनों सब्जेक्ट हमेशा एक साथ पढ़े जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। क्या आपको मेरी बात, ये टॉपिक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं इस पूरे सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो मुझे बताइए इसका पर्पस आपको क्या लग रहा है? प्रोग्राम को बेहतर बनाना या ठीक ठाक बनाना है या चलने योग्य बनाना है? साथ साथ बोल लो। डीएसए प्रोग्राम को प्रोग्राम को बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है। अच्छे का मतलब है स्पीडली बनाता है। कैसा बनाता है? बहुत स्पीड से चलने वाला प्रोग्राम बनाता है। ये पूरा सब्जेक्ट एक ही बात बोलेगा आपको हर चैप्टर में, हर टॉपिक में, कि प्रोग्राम को फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो। बार बार वो यही वार्निंग देगा कि भैया ये नहीं किया तो प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। तो आपको पूरे प्रोग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड देखनी होगी। क्या देखनी होगी? स्पीड। तो कभी तो डाटा को अरेंज करके स्पीड देखेंगे और कभी हम लोग इंस्ट्रक्शन को अरेंज करके स्पीड देखेंगे। क्योंकि अगर आपके इंस्ट्रक्शन की वजह से भी स्पीड स्लो होती है और डाटा अगर अनअरेंज है तो भी स्पीड स्लो होती है। अब इंस्ट्रक्शन की वजह से स्पीड कैसे स्लो होती है, करेक्ट है, ये मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। या डेटा की वजह से कैसे स्पीड स्लो होती है ये भी हमें पता है। तो आपका पूरा सब्जेक्ट आपको एक ही चीज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भाई अच्छे से लाइनें लिखो, अच्छे से डाटा को लिखो, आपका प्रोग्राम तेज और अच्छा बनेगा, बस। तो बताइए डीएससी की फुल फॉर्म क्या है, पर्पस क्या है? पहला क्वेश्चन आपका यही बना हुआ है। क्वेश्चन आया था डीएसए का उद्देश्य है प्रोग्राम की टेस्टिंग करना, है ना, प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ाना, प्रोग्राम का सही आउटपुट देना, ये सारे ऑप्शन में थे। तो बताइए क्या आंसर लिख के आना था? स्पीड को बढ़ाना। किसी तरह से प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो प्रोग्राम जिसकी स्पीड स्लो है उसको बेकार मानते हैं, यूजर यूज नहीं करता। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बनता है इसके पर्पस से, लिख लो। क्या कमेंट बंद रहेंगे क्या इस क्लास में? बहुत बारीकी से और एक एक लाइनें आपकी आंखों के सामने से जो जा रही है उनको अच्छे से देखना है दोस्त। इसका ये पता नहीं, ये होगा, आइडिया नहीं है ना मुझे। हटा लू क्या? मुझे लगा आज तो इतने भी नहीं आएंगे। चीजों को समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में वो भाषा घुमाएगा तो हमें घूमना नहीं है दोस्त। अब हटा लू? साथ साथ बोलो। डीएसए की वजह से प्रोग्राम स्पीडली बनता है, अच्छा बनता है, हाई परफॉर्मेंस वाला बनता है। और कुल मिलाकर बात कहूं तो प्रोग्राम क्या बनेगा? फास्ट। लिख लो अगला, कि प्रोग्राम के कितने भाग हैं? दो, इंस्ट्रक्शन और डेटा। इंस्ट्रक्शन बताता है करना क्या है और डेटा बताता है करना किस पर है।
ठीक है, जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, जब भी लिखने का समय है तब आप लोग मुझसे क्वेश्चन या डाउट पूछ सकते हो। तो सब्जेक्ट जो है वो दो अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है, लेकिन दोनों टुकड़ा मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम बहुत ही ध्यान से सुनना होता है हर बार जब हम लोग करते हैं, स्पेशली COA हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। इनके नाम समझ लो तो आपको उसका पूरा एम समझ में आ जाता है। DBMS का नाम अगर आप लोग चर्चा में लाओ तो कम से कम आधा घंटा लगता है DBMS का नाम समझने में। DBMS में सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि डेटा क्या है, फिर डेटा बेस क्या है, फिर डेटा बेस मैनेजमेंट क्या है, और फिर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो वो नाम अगर समझ ले तो आपके लिए DBMS बहुत आसान हो जाता है। आपको पता रहता है कि कोई चीज आ रही है तो क्यों आ रही है। DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये मुझे नहीं पता दोस्त। ये प्रोटोकॉल कब काम में लेते हैं, कौन सी लेयर में काम करता है, ठीक है। ये TCP का प्रोटोकॉल है या IP का प्रोटोकॉल है, ये सच में नहीं पता। सी प्रोग्रामिंग, देखो ये बड़ा मिथ में आपको सबको अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी तो उसका DSA के ऊपर मैं असर नहीं आने दूंगा। DSA पर तब असर आता है कि सर मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मुझे DSA पढ़ने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। वो तब आता है जब हम लोग DSA की कोडिंग करते हैं। यहाँ कोडिंग नहीं है ना, तो आप लोग बच गए। अब बिना भी सीख के कर सकते हो अभी, लेकिन जब कोडिंग करनी होती है तब हालत पतली होती है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, बोलो। बेस्ट इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, बेस्ट इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, लिखने के लिए, लिखने के लिए डैश का यूज होता है। बताइए किसका यूज होता है, एल्गोरिथम का या डेटा स्ट्रक्चर का? एल्गोरिथम का। तो एल्गोरिथम हमेशा किस पर टिका रहता है, इंस्ट्रक्शन के ऊपर। बोल लो, बेस्ट डेटा लिखने के लिए, लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर का। ये आपके डेटा को अरेंज रखता है, और दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, एक अच्छा प्रोग्राम बना लेते हैं। लिख लो। अब आपको पता चल गया कि एल्गोरिथम आएगा तो मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ, और डेटा स्ट्रक्चर आएगा तो मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ। क्या आपने कभी सुना स्टैक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? फर्स्ट इन लास्ट आउट, क्यू, है ना? ये सब क्या है? अगर किसी ने भी स्टैक सब सुना है, डायग्राम देखा है स्टैक का, मुझे बताइए स्टैक किसका पार्ट है, एल्गोरिथम का या DSA का? नहीं सॉरी, DS का। DS का भाग है। स्टैक आपको ये बताता है कि हाउ टू अरेंज योर डेटा, एल्गोरिथम नहीं बताएगा। स्टैक जो है वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि डेटा को मैं किस वे से पकड़ रहा हूं, तो वो DS का भाग हो गया। तो बेस्ट इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए किसका यूज होता है, एल्गोरिथम का। और बेस्ट डेटा लिखने के लिए, बेस्ट डेटा का मतलब है डेटा को ढंग से लिखने के लिए, प्रॉपर लिखने के लिए किसका यूज होता है हमारे पास में, इसका। हटा लू, यहां से क्वेश्चन बना नहीं है दोस्त अभी तक तो, पर आपको ये समझाने के लिए बहुत जरूरी था कि भाई कौन सा टॉपिक किस पर काम करता है। आगे बढ़ लू। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पहले एल्गोरिथम की। किसकी बात करेंगे, एल्गोरिथम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एल्गो। क्या कहते हैं,
एल्गोरिथम, या इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एल्गो। चलिए बताइए एल्गोरिथम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, आपको पता है? मैं जानता हूं। एल्गोरिथम किसे कहते हैं, क्या है एल्गोरिथम? हाँ बिल्कुल सही, मैं यही वेट कर रहा था, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। बोलो, आम भाषा में एल्गोरिथम को आम भाषा में सॉल्यूशन कहते हैं। तो एल्गोरिथम कोई बड़ी चीज नहीं है, एल्गोरिथम सॉल्यूशन को कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है, हिंदी में कहते हैं हल, कंप्यूटर साइंस में कहते हैं एल्गो। वहां सॉल्यूशन शब्द यूज नहीं करते हम लोग, एल्गो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गो कहते हैं। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या है? सॉल्यूशन। तो आम भाषा में ये मैं बताऊं तो आपको, ये कुछ बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ डराने के लिए शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। अब इसी से इसकी परिभाषा बनेगी। अब मुझे बताइए, जब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हमेशा क्या एक लाइन में होगा, या एक ही बार में होगा सॉल्यूशन, या हो सकता है उसके लिए कई सारे स्टेप उठाने पड़े? मान लेते हैं हम में से कोई है जो कि यहाँ जयपुर का नहीं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं, तो मुझे जोधपुर जाना है, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब इसका हल क्या है कि साहब जोधपुर जाऊंगा कैसे? हाँ, पहले ये कह रहे हैं ट्रेन से जाओ, तो सबसे पहले ट्रेन से जाने से पहले मुझे ट्रेन में जाकर बैठना है या पहले टिकट लेना है? तो आपको सर जोधपुर जाना ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन ये होगा कि पहले आप टिकट ले लो, फिर आप लोग स्टेशन पहुंचो, फिर आप ट्रेन को पकड़े, फिर आप ड्रॉप हो जाओ। यही तो होगा, करेक्ट है? तो आपका जो ये होता है सॉल्यूशन, यही आपका एल्गोरिथम है कि सब यही एल्गोरिथम है। लेकिन किताब की भाषा भी लिख देता हूं, साथ साथ बोलिएगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हम भी जानते हैं। हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम एक स्टेप में हो, और हो सकता है ज्यादा स्टेप में हो, दोनों ही संभव है। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही सेकंड में निकल जाएगा, और कई बार है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में हमें कई समय लग जाता है। तो यह है एल्गोरिथम की परिभाषा, एग्जामों में आ चुकी है, लिख लो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को एल्गोरिथम कहते हैं। और स्टेप बाय स्टेप नहीं भी हो तो भी आप सॉल्यूशन को ही एल्गोरिथम कहते हैं। किताब में लिखा है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अरे भाई, प्रॉब्लम है तभी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं हम लोग। क्या सबने लिख लिया? ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है, लेकिन बहुत ही आसान है। जनरली आपको ये डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस में देखने को मिलता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या है सॉल्यूशन, एल्गोरिथम। प्रॉपर वे ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो दोस्त। अब क्वेश्चन जो बनता है वो अगला बनता है यहां से। अगला क्वेश्चन बनेगा प्रॉपर्टीज से। किससे बनेगा? प्रॉपर्टीज, विशेषता। साथ साथ बोलो, दुनिया के अंदर जितने भी एल्गोरिथम है, जितने भी सॉल्यूशन है, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली, इनपुट। पहली क्या है? बोलो। इनपुट लेना हर एल्गोरिथम में नहीं होता। तो ये कैसा है? ऑप्शनल है। क्या है ये? जरूरी नहीं कि आप इनपुट लें, बिना इनपुट के भी हम लोग काम करते हैं कई बार, ठीक है ना? जैसे हमने सी का एक प्रोग्राम बनाया जिसमें लिखा था खाली हेलो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें यहाँ इनपुट चाहिए, हम लोग खाली ऐसे भी तो प्रोग्राम बना सकते हैं, हाँ या ना? तो क्या ये प्रोग्राम नहीं बना? क्या बन गया?
अगर कोई कहता है डिस्प्ले माई नेम, तो मैं उसका नाम यहाँ पर लिख दूंगा और वो उसका नाम डिस्प्ले कर दूंगा, बात खत्म। ये लो बन गया सॉफ्टवेयर। कोई कहता है सर मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, मेरा नाम डिस्प्ले करने का सॉफ्टवेयर बनाओ, ये लो बन गया। तो इनपुट लिया क्या इस प्रोग्राम में मैंने? इनपुट लेना जरूरी नहीं है, ये हमेशा याद होना चाहिए, लेकिन आउटपुट देना क्या होता है, जरूरी। ये चीज मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई है। कैसे पढ़ाई है बताइए? ये अगर फंक्शन है, क्या है ये अगर, तो ये वाला भाग होता है पैरामीटर, जो कि इनपुट होता है। क्या होता है? अगर इस फंक्शन को कुछ भी इनपुट चाहिए तो वो यहीं से लेगा और आउटपुट यहां से दिया जाता है। मुझे बताइए क्या ये ऑप्शनल है या ये वाला ऑप्शनल होता है? ये वाला बोले तो पैरामीटर क्या होता है, ऑप्शनल। मैंने तभी भी कहा था कि इनपुट हमेशा ऑप्शनल होता है। तो ऐसा हो सकता है कि इनपुट की जरूरत ना पड़े, और हो सकता है इनपुट ले ले। तो बोल लो एल्गोरिथम, ठीक है, काम करने के लिए कुछ डेटा ले सकता है, इसे क्या कहते हैं, इनपुट। इसके अलावा सारी चीजें कंपलसरी है। दूसरा है आउटपुट, क्या है, साथ साथ बोल लो, एल्गोरिथम काम होने के बाद आउटपुट जरूर देगा, आउटपुट जरूर देगा। आउटपुट का मतलब डिस्प्ले नहीं होता। कई लोग मुझसे कहते हैं सर आउटपुट का मतलब क्या, डिस्प्ले क्या? नहीं, आउटपुट इज नॉट डिस्प्ले। कुछ दोस्त साथ साथ लिख रहे हैं, प्लीज ना लिखें, क्योंकि ये कॉपी वैसे भी अलाउ नहीं करेंगे हॉल में, एग्जामिनेशन वाले में। तो पहले दिमाग में लिखो, फिर कॉपी में लिखो। आउटपुट अलग होता है और डिस्प्ले अलग होता है, ये चीज अपने मन में बैठा लो। आउटपुट अलग है और इसका फायदा वो उठाएगा। कैसे उठाएगा? आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा आपको बॉक्सेस, फ्लो चार्ट। क्या पढ़ाऊंगा? तो बताइए ये डब्बा किसका है? इनपुट का है, आउटपुट का है, या डिस्प्ले का है? दोनों का। तो बताइए आउटपुट डिस्प्ले का क्या सिंबल है? तो आउटपुट के लिए ये मान लेता हूं आउटपुट के लिए है, तो डिस्प्ले के लिए ऐसा होता है दोस्त। इसका मतलब डिस्प्ले आउटपुट नहीं है। आउटपुट मतलब हो देना होता है, डिस्प्ले मतलब दर्शाना होता है। हो सकता है कि मैं स्पीकर पर गाना बजा रहा हूं, तो आउटपुट क्या है सर? आपको सर आउटपुट दिख नहीं रहा है, नहीं आउटपुट आ तो रहा है साउंड के रूप में, पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले अलग चीज है और आउटपुट अलग चीज है। तो जब आप गाना सुन रहे हो तब आपको आउटपुट तो मिल रहा है, पर डिस्प्ले नहीं मिल रहा। तो हर एल्गोरिथम इनपुट ले या नहीं ले चलेगा, लेकिन आउटपुट जरूर देगा। ये इसकी कंपल्सरी प्रॉपर्टी है। तीसरा है कि कोई भी एल्गोरिथम में जब हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं तो उसके लिए स्टेप लिखेंगे। ये स्टेप फाइनाइट होने चाहिए या इनफाइनाइट? इससे कहते हैं फाइनाइटनेस। क्या बोलते हैं? फाइनाइटनेस। बोल लो एल्गो में फाइनाइट स्टेप होने चाहिए, लिमिटेड स्टेप होने चाहिए, लिमिटेड स्टेप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेप लिखते जा रहा सॉल्व ही नहीं होना चाहिए, होने चाहिए। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? लिख लो। जनरली वो आपको क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी है, कौन सी एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन देता है वो आपको। तो इन प्रॉपर्टी के नाम याद होने चाहिए। जैसे नेटवर्किंग में भी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है क्या, कि हर नेटवर्क में कम से कम एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक एक मीडिया होगा, एक डेटा होगा, और एक प्रोटोकॉल होगा, एक डिले होगा, एक डिले डिले आता ना, प्रोपगेशन डिले, एक लेटेंसी होगी। क्या होगी? लेटेंसी। एक जिटर होगा। अरे वाह, कौन था ये? वेरिएशन इन अराइवल रेट। प्रॉपर्टीज मतलब है विशेषताएं। आप लोग सुबह कितने बजे आए?
फाइनाइटनेस मतलब लिमिटेड स्टेप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब मैं एल्गो लिख रहा हूं, स्टेप खत्म ही नहीं हो रहे। स्टेप खत्म होंगे तभी तो सॉल्यूशन फिनिश होगा, नहीं तो सॉल्यूशन फिनिश कैसे होगा? हाँ, मेरी भी इच्छा है। नहीं, कोई नहीं, नींद आना इंसानों की प्रवृत्ति, डरो मत। नींद आना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, तो आएगी, आएगी। आप सुबह क्या, आप लोग अभी उठ के आते हैं आधे घंटे पहले तो भी नींद आती है। इंसानी प्रवृत्ति, इसमें कोई खाने का कोई लेना देना नहीं है। छाछ का है बस। हटा लूं? तो मुझे बताइए, एल्गोरिथम के अंदर, साथ साथ बोलिए, एल्गोरिथम में क्या होना जरूरी नहीं है? इनपुट होना जरूरी, बाकी आउटपुट होना जरूरी है, फाइनाइट होना जरूरी है। सिर्फ इकलौती प्रॉपर्टी है जो क्या रहती है, ऑप्शनल। आगे बढ़ू मैं दोस्त? चलो नंबर 4 की बात करते हैं। इससे बोलते हैं डिफाइनाइटनेस। क्या बोलते हैं? साथ साथ बोलो, एल्गोरिथम में सभी स्टेप छोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? या आप कह सकते हो इंग्लिश में क्या होने चाहिए, प्रिसाइज। या आप कह सकते हो ऑप्टिमाइज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑप्टिमाइज का मतलब ही है छोटा सिंटेक्स। जैसे कि देखो, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इंटीजर ए और ए बराबर 5। ये कितनी लाइनें लिखी है दोस्त? 2। एक मैं इन दोनों की जगह ऐसे भी तो लिख सकता था, ए बराबर 5। तो मुझे बताइए, डिफाइंडनेस किस में है, ए ऑप्शन में है या बी में है? बी में आप लोग कहते हो कि सर आपने तो यहां इनिशियलाइजेशन कर दिया, बनाते ही वैल्यू सेट कर दी, यहां बनाया अलग, वैल्यू अलग डाली, हाँ है ना? तो 2 स्टेप की जगह 1 स्टेप लिख दिया। इसे बोल रहे छोटा लिखना, ऑप्टिमाइज रूप में लिखना। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने लिखा है ए बराबर ए प्लस 6। क्या लिखा है? बोलो, इसे इसे ए प्लस बराबर 6 भी लिख सकते हैं। याद आया? क्रॉस। ये ऑप्टिमाइज फॉर्म होती है। क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ऑप्टिमाइज होना बहुत अच्छा है, शॉर्ट एंड स्वीट में। ठीक है, जो ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। साथ ही साथ बोलो, एल्गो में सभी स्टेप छोटा होना जरूरी है, और और अनएम्बिग्युअस होना जरूरी है। अनएम्बिग्युअस मतलब सिंगल मीनिंग का। किसका? सिंगल मीनिंग का होना चाहिए। क्योंकि एम्बिग्यूस का मतलब क्या होता है, डबल मीनिंग। आप जो भी स्टेप लिखे वो आपका क्या होना चाहिए, सिंगल मीनिंग वाला। डबल मीनिंग नहीं निकलनी चाहिए कहीं से भी। अगर डबल मीनिंग निकली तो गए काम से आप लोग, हाँ है ना? तो आपके स्टेप छोटे लिखे, फालतू के स्टेप ना लिखे, कहने का मतलब ये है। और सारे स्टेप छोटे रूप में लिखे जाएंगे, जितना शॉर्ट में हो उतना लिखे। और आपकी हर स्टेप का एक क्या होना चाहिए, सिंगल मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग अगर डबल हुई तो गए काम से भाई। चल जाएगी 2 मिनट के लिए। हाँ, तो मुझे बताइए डबल मीनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्रोग्रामिंग में बताइए, बाकी और कोई सेंस नहीं है। नहीं, डबल मीनिंग की लाइन अलग होती है, फालतू की अलग होती है। डबल मीनिंग का मतलब है कि उसके 2 तात्पर्य निकल रहे हैं। कितने तात्पर्य? 2 तात्पर्य निकलने, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप एल्गोरिथम लिखे, 2 उसके मतलब कभी नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो एक और लिख लो। अब मैं एक और लिखवाता हूं, लास्ट प्रॉपर्टी। 5 प्रॉपर्टी हैं जो हमें पढ़नी होती है।
ये तार हिला था या बैटरी गई थी? सिंगल से पहले अनएम्बिगुअस, एमबी एमबी नहीं एमबी है, बी। हाँ स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। अनएम्बिगुअस। हटा लू? चलिए लिख लिया। तो बताइए डिफाइंडनेस क्या बताती है कि आपके स्टेप क्या होने चाहिए, छोटे भी होने चाहिए और सिंगल मीनिंग के, एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, डबल मीनिंग के नहीं होने चाहिए। नंबर 5, इसे कहते हैं इफेक्टिवनेस। क्या कहते हैं? बोलो। एल्गो में सभी स्टेप कम समय या कम स्पेस लेवे। आपके जितने भी स्टेप लिख रहे हैं वो स्टेप आपकी या तो जगह कम लेवे या टाइम कम लेवे। एग्जाम्पल मैं इसका समझाता हूं, उसके बाद में इसको हम लोग चर्चा में लाएंगे। करेक्ट है ना? चलिए, ये प्रोग्राम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्राम कुछ एग्जामों में देखा गया है। ठीक है ना? पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं, खाली मैं बीच का लिख रहा हूं। बताइए इंटीजर ए इसकी वैल्यू कितनी है, बी वैल्यू कितनी है 6, और सी क्या पड़ा है खाली। अब बताओ ए का माल किस में गया, सी में। ठीक है ना? तो ए की वैल्यू किस में आ गई, सी में आ गई। मैं चाहता हूं कि ए का माल बी में चला जाए, बी का माल ए में आ जाए। मतलब अभी ए का मान 5 है और बी का मान 6 है, तो मुझे चाहिए कि भाई ए का मान 6 हो जाए और बी का मान कितना हो जाए 5। उसके लिए मैं किसका सहारा ले रहा हूं, सी का। तो बताइए इसके बाद में मैंने ये लिखा है कि बी का माल किस में चला जाए, फिर सी का माल किस में चला जाए। अब चलो चलाकर देखते हैं इसको। ठीक है? बताइए शुरुआत कहां से होगी, मेन से होगी। तो बताइए हमारे पास क्या क्या बनेगा। ए ए की वैल्यू कितनी है दोस्त, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, गार्बेज। अब बताइए इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू किस में डालो, तो ए की वैल्यू किस में गई, तो सी का मान कितना 5। फिर मैंने बी का मान किस में डाल दिया, अब बी में जो भी मान है, जो भी वैल्यू वो किस में आ गई, तो बताइए ए में कितना आ गया 6। अब सी की वैल्यू किस में डाल दी, तो जो भी सी में वो किस में डाल दिया, बी में। तो बताइए क्या ये उल्टा सीधा नहीं हो गए, पहले ए कितना था, अभी कितना है, बी की वैल्यू कितनी थी और अभी कितनी है। इसे कहते हैं स्वैपिंग। क्या कहते हैं? तो हमने स्वैपिंग के लिए किसकी सहायता ली, सी की। कितने स्टेप लिखे, 3। तो डेटा कितना खर्च हुआ, 3। अब यही काम देखिएगा आपके अलग ढंग से भी होता है। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 6। बोलो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्या यहां पर मैंने कभी सी का यूज किया है? चलो देखते हैं कि वास्तव में क्या वैल्यू उल्टी सीधी हो रही है, नहीं हो रही, एक्सचेंज हो रही कि नहीं हो रही है ना भाई। बताइए ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी 6।
अब मुझे बताइए 5 + 6 11, 11 किसमें घुसा? ए की वैल्यू कितनी? 11, 11 है, 11 में से बी गया, 11 में से बी गया, कितना आया? 5 आएगा यहां से, और 5 किस में जाएगा? बी में। वापस देखो ए का मान कितना है दोस्त? 11, बी का मान 11 में से 5 गया, और 6 किस में जा रहा है? ए की वैल्यू कितनी? क्या अभी भी देखो मान उल्टा सीधा हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, लेकिन बताइए इसमें कितने स्टेप लगे? इसमें कितने स्टेप लगे? तो स्टेप की लंबाई तो बराबर है, फर्क क्या आया है? डेटा में। तो यहां पर कितने वेरिएबल खर्च किए? 2 2 4 2 6 बाइट खर्च हुई, और यहां पर 4 बाइट। तो बताइए कौन सा प्रोग्राम, दोनों का आउटपुट सेम है, कौन सा प्रोग्राम बेहतर माना जाएगा? इसका मतलब इफेक्टिवनेस ये कहता है कि या तो आप समय बचाइए, जैसे इसमें थोड़ा सा समय तो नहीं बच रहा, लेकिन क्या बच जाएगा? स्पेस। इसी को कहते हैं इफेक्टिव प्रोग्राम। क्या कहते हैं? तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको ये ऐसा करने के बजाय ऐसा कर सकते हैं, तो ये ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। तो इफेक्टिवनेस आपको हमेशा किस चीज के लिए फोर्स करता है? कि आपके जो भी स्टेप्स हो, वो स्टेप हमेशा क्या ले? या तो कम समय ले, या तो छोटे हो जाए, या फिर क्या हो जाए? कम स्पेस खाए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका प्रोग्राम, आपका एल्गोरिथम इफेक्टिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इफेक्टिव। क्या आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई? तो कुल मिलाकर दोनों में से एक चीज तो हासिल कर ही लेंगे हम लोग। यही 5 प्रॉपर्टी होती है एल्गोरिथम की। क्वेश्चन किस कदर बनते हैं दोस्त? क्वेश्चन बनते हैं कि एल्गोरिथम के सभी स्टेप सिंगल मीनिंग के होंगे, छोटे होंगे, यह प्रॉपर्टी कहलाती है। वो 4 नाम दे देगा जिसमें हमें आंसर किसको टिक करना है? डिफाइननेस। एल्गोरिथम कम समय और कम टाइम खाएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इफेक्टिवनेस। या फिर वो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है, वैकल्पिक है, आउटपुट है, इनपुट है, इफेक्टिवनेस ये है, तो आप लोग लिख के आना। वैसे 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल। क्या सबने लिख लिया? क्या इस पर क्वेश्चन समझ में आ गया? वो भाषा से बनाएगा, संभाल लोगे? या तो आपको ऐसी कोई भाषा देकर पूछेगा प्रॉपर्टी कौन सी है, या फिर पूछेगा कौन सी प्रॉपर्टी जरूरी है, कौन सी ऑप्शनल है। क्या सभी को कोई डाउट नहीं है? तो बताइए आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? डीएसए पढ़ रहे हैं, और डीएसए के अंदर इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेटा स्ट्रक्चर हमें क्या समझाना चाहता है? डेटा को अरेंज कैसे करें। और एल्गोरिथम क्या समझा रहा है? इंस्ट्रक्शन को अच्छे से कैसे लिखे, छोटा कैसे लिखे, बढ़िया कैसे लिखे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कौन से? हाँ, जो नहीं, चलिए, क्योंकि हमें समय की बात तो करनी ही नहीं थी, यहाँ पर बात किसी करनी थी? स्पेस की। अब लिखिए एल्गोरिथम को लिखने के 2 तरीके। एल्गोरिथम को लिखने की 2 तरीके। एक कहलाता है सड़ा हुआ कोड। क्या कहलाता है? सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड। एल्गोरिथम को लिखने की दूसरी तकनीक, इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं? तो बताइए एल्गोरिथम को लिखने के लिए तकनीक कौन कौन सी है? 2 तकनीक है। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? सूडो कोड। दूसरी कौन सी है? सूडो कोड क्या होता है? साथ साथ बोलो। जब एल्गोरिथम को भाषा या लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं, बोलो। जब एल्गोरिथम को आम भाषा या लैंग्वेज में लिखा जाता है,
लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सूडो कोड। यहाँ पर जो भाषा काम में लेंगे वो एक आम भाषा है, इंसानी भाषा। यहाँ कोई सी प्लस प्लस की बात नहीं हो रही। तो बताइए, आपके सामने ये जो लिखा हुआ है, ये क्या एल्गोरिथम है या नहीं है? क्या ये सूडो कोड है या नहीं है? नहीं है। दिस इज नॉट सूडो कोड। ये सूडो कोड नहीं है, ये सोर्स कोड है। क्या है ये? तो सब सूडो कोड क्या होता है? मैंने आपको क्या लिखा है? सूडो कोड हमेशा किस में लिखा जाता है? वो अगर आम भाषा में अगर आप लोग लिख रहे हो तो वो आपका कहलाता है सूडो कोड। और अगर आप टेक्निकल भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा में लिख रहे हैं तो वो सोर्स कोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सोर्स कोड कहलाएगा। और अगर आप चित्रों में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं? चित्रों में लिख रहे हैं, डायग्राम में लिख रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? फ्लो चार्ट। बोलो, जब जब एल्गोरिथम को सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या बताता है? आपका एल्गोरिथम समझा रहा है, लेकिन भाषा के बजाय किसमें? इसमें। भाषा में क्या दिक्कत है? क्योंकि जब हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो दोस्तों, सूडो कोड एक सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कोई भी कंपनी इसको फॉलो नहीं करती। जैसे मान लो कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर है और मैं आपको कहता हूं मेरे लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप बोलोगे सर करना क्या है, क्या क्या करना है, मुझे स्टेप बताइए मुझे। तो मैं आपको सूडो कोड भी दे दूंगा और फ्लो चार्ट भी दे दूंगा, पर मैं सूडो कोड दूंगा आपको प्योर मारवाड़ी में। क्या दूंगा? दिक्कत ये सूडो कोड की है कि ये, इसकी दिक्कत भी है, अच्छी बात भी है। सूडो कोड जो होता है ये किसी भी एक भाषा पर डिपेंड नहीं करता। चलो मैं आपको एक सूडो कोड लिखकर दिखाता हूं, बहुत आम क्वेश्चन है। प्रॉब्लम हमारे पास में है, साथ साथ बोलो प्रॉब्लम क्या है? एडिशन ऑफ टू नंबर। क्या है? टू नंबर। ये हमारी प्रॉब्लम है। और अब मुझे यहां पर लिखना है सूडो कोड। क्या लिखना है? सूडो कोड लिखना है। क्या मैं शुरू करूं? बताइए, सूडो कोड किस भाषा में लिखा जाता है? आम भाषा बोलो तो हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं या मारवाड़ी में लिखूं? मारवाड़ी में लिखना है। चलो ठीक है, पहले लिखे हैं, दो नंबर लियो, दो नंबर लियो। बोलो, पैलडो, पैलडो, पैलडो। ए में डालियो, दुजुड़ो, दुजुड़ो। बी में डालियो, पछे, पछे। ए ने 20 आगे जोड़न, टी में ठूस दियो, पछे सी ने दिखायो। ये हो गया आपका सूडो कोड। क्या हो गया? ये सूडो कोड हो गया। अब दिक्कत ये है कि सूडो कोड जो है हम हिंदी इंग्लिश किस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ी मुझे लिखनी नहीं आती। चले तो लिखे साथ साथ। तो मैं यहां इंग्लिश में लिख दूं, हिंदी में तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। बोलो, टेक टू नंबर इन ए एंड बी। ए और बी में दो नंबर ले ले आप। क्या ले ले? ठीक है। अब मुझे बताइए, मैं यहां पर भाषा लिखूं, एड ए एंड बी एंड स्टोर रिजल्ट इनटू सी, इतना लंबा लिखूं या शॉर्ट में लिख दूं? या तो मैं लिखूंगा, बोलो, एड ए एंड बी एंड स्टोर रिजल्ट इन सी। ये इतनी लंबी लाइन लिखूं या शॉर्ट में लिख दूं? बिल्कुल शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एल्गोरिथम में हमें साफ साफ कहा गया है कि आपके स्टेप क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। अगर मैं किसी को मैथमेटिकली लिख सकता हूं तो फिर मैं इसको जबरदस्ती इंग्लिश में क्यों लिखूं? ठीक है ना। और यहां हमने क्या लिख दिया है? डिस्प्ले सी। सी को हमें दर्शाना है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? फिर हमें यहां ऊपर लिखना पड़ता है बिगिन। क्या लिखना पड़ता है? और यहां क्या लिखना पड़ता है? एंड या स्टॉप। बिगिन के आगे हमेशा हम लोग लिखते हैं नेम। क्या लिखते हैं? एडिशन। एल्गोरिथम का नाम मैंने क्या दिया? एडिशन। अब ये एल्गोरिथम बन गया। और ये एल्गोरिथम का कौन सा रूप है? फ्लो चार्ट है या सूडो कोड है? क्या ये सी भाषा में है? क्या नहीं, ये एक इंग्लिश में है, आम भाषा में। अब दिक्कत क्या है कि अगर ये एल्गोरिथम में कोई चाइनीज दोस्त है, उसने फोन किया, यार आपने बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर ली एडिशन की, हमें बताइए इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने उसको ये भेज दिया। आपको पता होना चाहिए चाइना में इंग्लिश बैंड है।
चाइना में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, वहां आप अलग से खुद सीख सकते हो अपने यूट्यूब वगैरह से, लेकिन वहां पर कोई स्कूलों में इंग्लिश नहीं है, तो उनको इंग्लिश नहीं आती है। और मान लो आप जिसको एल्गोरिथम दे रहे हो उसको इंग्लिश नहीं आ रही, तो समझ ही नहीं पाएगा, हाँ है ना। इसीलिए सूडो कोड को इग्नोर किया जाता है। क्या किया जाता है? क्योंकि मैंने जो लिखा है वो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम हमेशा एल्गोरिथम को किस में लिखना पसंद करते हैं? सिंबॉलिक जो होता है, फ्लो चार्ट जो होता है, उसमें भाषा का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी भाषा है जो शाश्वत सत्य है दुनिया में। जैसे मान लो आपको चाइना भेज दिया गया और आपको चाइनीज नहीं आती, वहां खाना कैसे मांगोगे आप? बोलना तो आता नहीं है, बस इशारा कर दो ये। मतलब कोई भी कंट्री का बंदा हो, चाहे वो कोई भी भाषा जानता हो, वो आपका इशारा समझ जाएगा, हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कभी कभी एल्गोरिथम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यह है सूडो कोड वर्जन, क्या है ये। और कभी कभी हम लोग उसको चित्रों में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? और जब चित्रों में लिखा जाएगा उसे क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। तो प्रॉब्लम देख लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, साथ साथ बोलो। एडिशन ऑफ टू नंबर्स। चलिए अब हम लोग यहां पर सूडो की जगह क्या लिखेंगे? फ्लो चार्ट लिखेंगे। फ्लो चार्ट का नाम मैंने क्या दिया है? एडिशन। अब फ्लो चार्ट में कुछ चिन्ह काम में आते हैं, कुछ सिंबल काम में आते हैं। इस पर क्वेश्चन यदा कदा आता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि इसका क्वेश्चन छपना ही छपेगा, ठीक है ना। पर इसका क्वेश्चन यदा कदा आता है कि आपको वो एक सिंबल पूछेगा कि ये सिंबल क्या काम का है, करेक्ट है ना। तो मैं आपको कुछ सिंबल जो है वो लिखवा दूंगा, पर यहां पर वो जो सिंबल है वो फिक्स है। ये जो सिंबल मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही सिंबल किसी दूसरी कंट्री में कोई किसी को पढ़ा रहा होगा, वही सिंबल किसी तीसरी कंट्री में कोई किसी को पढ़ा रहा होगा। हम सबके सिंबल सेम है, हाँ या ना। जैसे कि आप लोग, जो लोग बोल नहीं पाते, उनकी जो भाषा होती है, मुझे नहीं पता उसको कौन सी भाषा कहते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते वो हाथों से जो साइन लैंग्वेज, तो वो जो इशारा होता है साइन लैंग्वेज के अंदर, वो सारी दुनिया में कॉमन रखा गया है, ताकि इंडिया का कोई ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं पा रहा वो विदेशी आदमी से बात कर सके साइन लैंग्वेज में। तो साथ साथ बोलिए, यहां पर सिंबल हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, पहले से ही फिक्स है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? बिगिन। तो यहां पर हमें ये लिखना होगा, ये वाला सिंबल चाहिए, इसे कहते हैं स्टार्ट। क्या कहते हैं? ठीक है। फिर बताइए, ये वाला काम तो हो गया मेरा, नाम हमने ऊपर दे ही दिया है। अब आएंगे नीचे, ये कहलाता है फ्लो। क्या कहलाता है? ये आपको दिशा दिखाता है आपको कहां जाना है। फिर मुझे बताइए यहां पर क्या करना है, क्या लेना है? इनपुट लेना है। तो भैया इनपुट लेने के लिए हमारे पास में ये सिंबल होता है, ये इनपुट के लिए भी है, और लेकिन एक शर्त है, अगर आपने इसको इनपुट के लिए लिया है, किसके लिए लिया है? इनपुट के लिए लिया है, तो आउटपुट इसका उल्टा बनाना। अब आपको आउटपुट ऐसे बनाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा अपने डायग्राम के अंदर, अपने फ्लो चार्ट के अंदर, कि इसका मतलब आपने क्या लिया है? इनपुट। फिर बस बाकी मत लिखो आउटपुट क्या लिया, वो जान जाएगा कि अगर ये इनपुट लिया है तो इसका उल्टा जो होगा, ये पैरेललोग्राम है दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यहां आपको लिखना ए और बी, इसका मतलब ए और बी में इनपुट लो। फिर क्या करो? फिर इनको दिखाओ या जोड़ो। ऑपरेशन के लिए ये बॉक्स होता है, ये बॉक्स दिखाता है ऑपरेशन। तो यहां पर मैंने ऑपरेशन दिखाया है, तो ए प्लस बी करके किस में डाल दिया। अब सी को डिस्प्ले करना है या आउटपुट पर भेजना है? आउटपुट पर। मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहेगा, डिस्प्ले करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, हो सकता है वो स्टोर करना चाहे, जो करना चाहे। मैं अभी कहता हूं मुझे तो आउटपुट देनी है, और लास्ट में वापस क्या करेंगे? स्टॉप। तो क्या आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आया दोस्त? अब हमारा जो काम है वो, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा ये सिंबल के बारे में पूछेगा। मैंने ऐसे कई एग्जाम देखे हैं इंडिया लेवल पर जहां पर इन सिंबलों के बारे में पूछा गया है। तो जो मुख्य मुख्य सिंबल है वो मैं आपको करवा दूं, ठीक है। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, एल्गोरिथम को लिखने की कितनी टेक्निक है, कौन कौन सी। और लास्ट में आपके लिए लिख देता हूं, मैं आपको तीनों ही लिखवा देता हूं, हालांकि किताबों में नहीं दे रखी, पर हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज को जानते हैं। वो है सोर्स कोड। क्या है ये? सोर्स कोड। बोलो, सोर्स कोड। सोर्स कोड हमेशा
एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा। किसमें होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, सोर्स कोड। तो देखिए प्रॉब्लम सेम चल रही है, एडिशन ऑफ टू नंबर सूडो आ गया, एडिशन टू नंबर इसका क्या आ गया? फ्लो आ गया। अब बात करते हैं तीसरा, प्रॉब्लम सेम रखता हूं मैं। प्रॉब्लम किसी को याद है क्या थी? एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ये सिर्फ आपका बेस बन रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस कम है। यहां मैं लिखूंगा सोर्स कोड। क्या लिखूंगा? सोर्स कोड का नाम मैं क्या रख दूं? एडिशन। क्योंकि हम लोग विशेष भाषा में काम कर रहे हैं तो हमें भाषा भी मेंशन करनी पड़ती है, सी। ये कोई फाइल नहीं है, ये डॉट सी मतलब ये सी भाषा में लिखा जा रहा है। अगर डॉट जावा लिखता तो जावा भाषा में। तो बताइए हमारा पहला स्टेप क्या है? पहला क्या? बिगिन, स्टार्ट है। तो बताइए सी के हर प्रोग्राम की शुरुआत कहां से होती है? वॉइड मेन। ये आ गया आपका बिगिन। क्या आ गया दोस्तों? बिगिन। फिर क्या करना है? दो वेरिएबल बनाकर इनपुट चाहिए। तो इस डब्बे के लिए देखो मैं क्या क्या काम कर रहा हूं। तो मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? अब यहां पर हमें पता नहीं कि वो दोनों वेरिएबल जो दोनों वैल्यू है वो इंटीजर में या फ्लोट में है। तो हमेशा हम लोग ले लेंगे डबल। क्या ले लेंगे? ए कॉमा बी। ठीक है, ये पूरा काम इस डब्बे के लिए कर रहा हूं मैं। दो बनाए, अब इसमें वैल्यू लेनी है। वैल्यू लेने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्कैनफ का। किसका यूज करते हैं? तो बताइए यूजर से कितनी वैल्यू मांगनी है? डबल है तो मैं क्या लगाऊंगा? एलएफ। पहली वैल्यू किस में ठूसेंगे? दूसरी वैल्यू बी में। ये आपके दो लाइनें इसको दर्शा रही है। अब बताइए तीसरा क्या करना है? जोड़ना है। तो यहां पर हम लोग सीधा ऐसे जोड़ लें, सी भी लेना पड़ेगा तो सी ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ लास्ट में इसको क्या करना है? आउटपुट। अब आउटपुट हमें नहीं पता क्या है तो हम लोग यहां पर डिस्प्ले कर ले। आउटपुट हमें नहीं पता क्या करना है तो हम लोग यहां पर डिस्प्ले कर लेते हैं और डिस्प्ले के लिए अंदर क्या लिख देंगे? सी। अब इस पूरे प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ स्कैनफ काम आए तो हमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? हैश इंक्लूड। ये बन गया सोर्स कोड। देख लीजिए आप, तीनों के तीनों एल्गोरिथम है। तीनों के तीनों क्या है? एल्गोरिथम है। लेकिन किताब वाले सोर्स कोड को एल्गोरिथम नहीं मानते, जबकि वो एल्गोरिथम ही है। हम तो कभी सोर्स कोड कहते नहीं, हम तो सीधा कहते हैं भाई एल्गो भेजना अपना। ये तीन चीज होती है, पर किताब के हिसाब से दो ही चल रहे हैं, फ्लो और सुडो। लेकिन प्रैक्टिकली तीन बनते हैं। ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन है। ये लास्ट सॉल्यूशन है, ये आपका इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है। क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम के बाद में ये सॉल्यूशन, इसके बाद में लास्ट में वो कोड लिखा जाता है, और ये आपका सुडो कोड। तो क्या आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई? तो बताइए कौन है जिसको प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है? सोर्स कोड को लिखा जाता है। सोर्स कोड हमेशा कौन सी भाषा में लिखा जाता है? अब प्रोग्रामिंग भाषा है कौन सी, लो लेवल या हाई लेवल? हाई लेवल में लिखेंगे। अब सोर्स कोड के बाद में बनता है ऑब्जेक्ट कोड या इंटरमीडिएट कोड। याद है आपको? सी में कौन सी फाइल बनती है? डॉट ओबीजे। जावा में क्या बनती है? डॉट क्लास, बाइट कोड। क्या आपको मेरी बात याद है? ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। टेक्निक। गुड आफ्टरनून ऑनलाइन वाले दोस्तों। इंडिपेंडेंट कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है अमित। इंडिपेंडेंट आपको मैंने यही लिखवा दिया। सूडो कोड जो है वो भाषा से इंडिपेंडेंट होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। मतलब आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो। सूडो कोड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको इंग्लिश में लिखना है सूडो कोड। आपको जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में लिखें। तो प्रॉब्लम एक ही है, और उसके जो एल्गोरिथम है वो तीन ढंग से लिखे गए, सूडो में, फ्लो में और सोर्स में। अभी तक सेल आए नहीं क्या?
ठीक कहा, ओवल शेप में शुरू होते हैं पर वो एग्जैक्टली ओवल नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन है जो प्रोग्रामिंग भाषाओं में नहीं लिखा जाता है, फ्लो चार्ट और सुडो, ये प्रोग्रामिंग भाषा में नहीं लिखा जाता। जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, अगर आता भी है तो वो फ्लो चार्ट से आएगा। और फ्लो चार्ट में क्या क्वेश्चन बनेगा, सिंबल पर। कुछ एग्जाम देखे हैं मैंने, कुछ स्टेट के, राजस्थान में तो कम आते हैं, बाकी कुछ स्टेट के एग्जामों में ये सिंबल देकर पूछा गया है। केवीएस एनवीएस में तो बहुत बार पूछा गया है कि फलाना सिंबल क्या दर्शाता है। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल है, पर हमें केवल वही सिंबल ध्यान में रखना है जो अपने काम के हो, जो एग्जाम में आए। बहुत ज्यादा सिंबल है फ्लो चार्ट में, तो जो काम काम के सिंबल होंगे वो काम आएंगे। हटा लू, कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल लिख लो। सूडो कोड ऐसे नजर आता है, फ्लो चार्ट वैसे नजर आता है, और आपका सोर्स कोड तो आपको बहुत बार देखा होगा, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में। नींद आ रही है तो नींद पूरा करे, नींद को अधूरा ना छोड़े, है ना। चाहे सिलेबस पूरा होना हो, नींद पूरी हो जाए तो जीवन सफल है दोस्त। इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, अभी बस एक बार थोड़ा सा बेस बन जाए, फिर मैं आपको जो काम की चीजें है वही करवाऊंगा, बाकी एक्स्ट्रा चीज नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, सिर्फ एक बार बेस बन जाए आज की क्लास के अंदर, कि सब पूरा समझ में आ गया कि होने वाला क्या है, कैसे होने वाला है, ताकि मैं कोई भी टॉपिक रैंडमली उठाकर आपको शुरू करवा सकूं। देखो, सीधा क्वेश्चन बनेगा आपका स्टैक से एक, और वो क्वेश्चन क्या बनेगा, इन फिक्स पोस्ट फिक्स। ये फिक्स से पहले से तय है कि पहला क्वेश्चन स्टैक से बनेगा, वो भी फिक्स से क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा और समय होता, इस सब्जेक्ट को करीबन करीबन 100 घंटे पढ़ते तो बड़ा अच्छा रहता, पर अभी एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे। हटा लो, इसमें आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, एज इट इज कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हटा लो, ये फ्लो चार्ट है, इसमें आप अपनी मर्जी से सिंबल नहीं बनाओगे। ठीक है, जनरली कुछ एग्जामिनेशन है जहां पर फ्लो चार्ट देखकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इतना क्यों तड़पते हो, आप इतना क्यों तड़प रहे हो, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, कब लिखना है कब छोड़ना है, लिख लिया करो ना दोबारा। मैंने ये बात बताई, ये चीज आपकी बहुत भारी पड़ेगी है, सच में नहीं। आप दोबारा लिख लेते हैं, इतना आलस क्यों, लिखने से चीजें याद होती है। तभी तो कहते हैं याददाश्त जाने के बाद में आदमी एक चीज नहीं भूलता है, वो है खुद का सिग्नेचर। अगर उसको अपना नाम याद आ जाए तो वो अपना सिग्नेचर कभी नहीं भूलेगा। गाड़ी चलाना नहीं भूलता क्योंकि वो हाथों से प्रैक्टिस कर रहा है। लिखा करो, मेरी सलाह है दोस्त, मैंने कई साल बिताए यहाँ पर। कमजोरी पता है कि क्या क्या ऐसी चीजें जिसकी वजह से कोई स्टूडेंट मेहनत करने के बाद में भी रह जाता है। एक आपका बाइनरी सर्च, बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री, 100% क्वेश्चन फिक्स है बीएसटी से। एक आपका आएगा शॉर्टिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा।
सारे के सारे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी घोट लेना लास्ट में, वो आपसे सीधा पूछेगा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, अगर आपको उसका तरीका पता चल गया है कि सॉर्टिंग को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखते पता चल जाएगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। लास्ट लिखेंगे। अच्छा बाकी है एग्जाम देने के लिए कितने? अरे अगर ऐसा कर रहा होता तो मैं आज यहाँ थोड़ा बेटर रहता, दुबई वुबई में घूम रहा होता, है ना। ऐसे ऑफर मेरे पास बहुत आए। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा केवीएस के लिए तो बहुत ऑफर आते हैं। किसको? नीचे वाले को पता नहीं क्या बोलते हैं, बाद में बता दूंगा। पर ये स्टॉप कर रहा है, कर क्या रहा है? स्टॉप। लिख लो लास्ट, सी का प्रोग्राम। इससे आपको क्लियर हो गया कि एल्गोरिथम को हम लोग तीन रूपों से देख पाते हैं, तीन तरह से लिख पाते हैं। अब हमारा काम एक ही है, फ्लो चार्ट के सिंबल को समझ लेना। सारे सिंबल नहीं समझेंगे, केवल जो जो काम के है वो समझेंगे दोस्त। ठीक है ना। तो मैं आपको केवल 10-15 लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, 10 भी ज्यादा है शायद। तो कुछ एग्जामों में स्पेशली जो अपने डीएसएसबी के एग्जाम होते हैं, केवीएस एनवीएस होते हैं, उसमें ही आते हैं। भुगान करे आ जाए तो आसान क्वेश्चन है, पकड़ लेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ क्वेश्चन नहीं, मुझे नहीं लगता बेसिक में कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ पूछेगा आपसे। पर इसके लिए दो एल्गोरिथम है, प्रिम्स और क्रुस्कल, उस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो डिजिस्ट्रा वाला नहीं आएगा, डोंट वरी। वॉइस ब्रेक हो रही है क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है। तो हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, आप लोग वार्म अप करोगे। ठीक है, फिर दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक मैं इसकी बैटरी वैटरी चेंज करवा लेता हूं। नहीं, फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल लिखवाने हैं, लिमिटेड सिंबल लिखेंगे। फिर मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम में आएगा। मैं आपको बता देता हूं, इसमें आने के चांस 0 है। लेकिन आपको याद है कॉम्प्लेक्सिटी नोटेशन? एक क्वेश्चन है, डीएसए के दोस्तों सारे क्वेश्चन रेडी है, 280 क्वेश्चन बन चुके हैं। मैंने डीएसए के 280 क्वेश्चन निकाले हैं, लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि वहीं से आने चाहिए। 280 में से 40 क्वेश्चन तो एक ही चीज पर टिके हुए हैं कि साहब कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, लॉग एन छोटा होता है या लॉग एन छोटा होता है। बहुत छपता है ये क्वेश्चन। चलिए हटा लू। चलिए, तो करीबन 3 बज चुके हैं, 3:15 बजे वापस मिल लोगे। और जो भी मिले, अगर जिसको नींद आ रही है या तो वो घर जाकर सो जाए या मुंह धो के वापस आए। आलस ना फैलाए, फैलाना है तो कुछ और चीज फैलाए। चलिए, रायता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 15 मिनट का ब्रेक है, 3:15 वापस शुरू करेंगे।